Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 22nd of December 2023. 22 दिसंबर 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं, प्रीलिम्स क्वेश्चंस जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एड्रिया मामेलो केव where unique prehistoric rock art drawings have been discovered in the news was there। आपको बताना है कौन सी कंट्री में एड्रिया मामेलो केव है। कल मैंने आपको एनालिसिस किया था, उसमें मैंने आपको आंसर बताया भी था। अगर आप लोग ने देखा होगा एनालिसिस कल मैंने जो पूरा कवर किया है तो उसमें आपको मिल जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है, ए मेडागास्कर, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया एंड डी मैक्सिको। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए मेडागास्कर। ठीक है ना। तो आई होप आपसे बन गया होगा। जिनसे बन गया वो कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप में से कितने लोग कर पा रहे थे ये सवाल। ये 3 क्वेश्चंस में से कितने आपसे बने। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कल्चर फंड। तो नेशनल कल्चर फंड के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज सेट अप इन 1996 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ ट्रस्ट अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890। तो नेशनल कल्चर फंड के बारे में बोल रहा है कि 1996 में स्टैब्लिश किया गया था एज अ ट्रस्ट अंडर द चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890। दूसरा कह रहा है, इट एम्स टू मोबिलाइज रिसोर्सेज थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टुवर्ड्स इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तीसरा कह रहा है, द डोनेशंस ऑफ द नेशनल कल्चर फंड विल बी एलिजिबल फॉर टैक्स बेनिफिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। आपको बताना है कि कितने, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन 3 स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं रिगार्डिंग द नेशनल कल्चर फंड। ऑप्शन है, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, तीनों करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल 3 आर करेक्ट, तीनों ही सही है। 1996 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट ऑफ 1890 एंड ये इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के थ्रू मोबिलाइज किए जाते हैं फंड्स और इसको मॉनिटर करता है काउंसिल। मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ, एक काउंसिल होती है प्रॉपर जो इसको मॉनिटर करती है। उस काउंसिल को हेड करता है आपका जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर है, वो इसको हेड करता है। उसमें 24 और मेंबर होते हैं। तो याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। रीक जेन्स पेनिनसुला न्यूज़ में था अभी। रीक जेन्स पेनिनसुला आपको बताना है कि कहाँ लोकेटेड है। ऑप्शंस आर, ए रशिया, बी आइसलैंड, सी डेनमार्क या डी कनाडा। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें। रीक जेन्स पेनिनसुला कहाँ पर है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी आइसलैंड। क्यों ये न्यूज़ में था, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट हुआ है फॉर अ पोटेंशियल वॉल्केनिक इरप्शन एंड सीस्मिक एक्टिविटी इन द आइसलैंड। तो वॉल्केनिक इरप्शन है वो यहीं रीक जेन्स पेनिनसुला में ही शुरू हुआ है आफ्टर अ सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स। सो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज इन न्यूज़। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आई होप आपको 3 नए सवाल कुछ मिले होंगे, सीखा होगा आपने। आगे मूव करते हैं एनालिसिस की तरफ। फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो है, टर्बुलेंट विंटर सेशन एंड्स डे बिफोर शेड्यूल। एक दिन पहले ही इसको एडजमेंट सीने डाई कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक टर्म आया एडजमेंट सीने डाई। ठीक है ना। तो देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है एडजमेंट एंड दूसरा होता है एडजमेंट सीने डाई। तो एडजमेंट और एडजमेंट सीने डाई में क्या डिफरेंस होता है कि एडजमेंट जब होता है नॉर्मल हाउस का, तो उसमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि हाउस इज एडजर्न टिल 11 AM, हाउस इज एडजर्न एंड विल मीट टुमारो। तो मतलब आपने एक टाइम लाइन दे दी कि कब आपकी मीटिंग होगी। ठीक है ना। और दूसरा जो यहाँ पे लिखा है वो है एडजमेंट सीने डाई। एडजमेंट सीने डाई का मतलब होता है कि एडजर्नमेंट सीने डाई का मतलब होता है कि जब एक बार हाउस को आपने एडजर्न कर दिया, बट अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए, सॉरी अनडिफाइंड पीरियड के लिए या इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो उसको एडजर्नमेंट सीने डाई कहते हैं। ये दोनों जो एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सीने डाई है, ये करने का पावर किसके पास रहता है, स्पीकर के पास रहता है। लेकिन जो हाउस का प्रोरोगेशन होता है, द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो हाउस पूरी तरीके से अगले सेशन तक के लिए प्रोरोगेट होगा तो वो कौन करेगा, that will be done by the president. Summoning of the house also by the president and prorogation also by that, but adjournment and adjournment sine die by the speaker या chairman. ठीक है ना। तो I hope you got clarity regarding this. दूसरी जो न्यूज़ है वो है, लोकसभा पासिस द बिल ऑन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट। तो फाइनली लोकसभा राज्यसभा दोनों ने ही ये बिल पास कर दिया है अब। एंड इसमें पता है आपको कि जो मेन चीज़ है क्या है कि इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 जो इसको रिप्लेस किया जाएगा।
जो नया एक्ट आया है उसमें अपॉइंटमेंट, सैलरी, रिमूवल सारी चीज़ें मेंशन की गई है। अपॉइंटमेंट अभी भी प्रेसिडेंट ही करेंगे सीईसी एंड ईसी का, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमेटी। ये नई चीज़ है कि एक सिलेक्शन कमेटी होगी। सिलेक्शन कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन और द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द लोकसभा रहेंगे इसमें। इस रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वुड रिमेन वैलिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ अ फुल कमिटी। अगर फुल कमिटी नहीं भी है तो भी रिकमेंडेशन वैलिड रहेगा। सर्च कमिटी भी एक बनेगी जिसको लॉ मिनिस्टर हेड करेगा एंड हु विल प्रपोज द नेम ऑफ द नेम, 5 नेम्स प्रपोज किए जाएंगे टू द सिलेक्शन कमिटी एंड सिलेक्शन कमिटी फाइनली फिर डिसीजन लेगी, फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज़ जो की गई है वो ये की गई है कि द सैलरी एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर द चीफ इलेक्शन कमीशन अब जो है तो जो सैलरी वाली बात है वो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी के बराबर कर दी है एंड जो स्टेटस रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग कि सैलरी वाला पहले बीच में कैबिनेट सेक्रेटरी कर दिया था, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी चूँकि गवर्नमेंट डिपेंडेंट है अगेन, तो उसको चेंज करके अब कैबिनेट सेक्रेटरी की जगह अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी कर दी है। एक और नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है अमेंडेड बिल में टू प्रोटेक्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम कोर्ट केसेस वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़। मतलब ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो, इसलिए भी प्रबंध किया गया है। दैट हैज़ ऑल्सो बीन लुक आफ्टर। और ये कहा गया कि भाई कोई केसेस इनके अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल नेचर का ना नोट किया जाए ड्यूरिंग द टेन्योर, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। एंड रिमूवल वही है कि रिमूवल का प्रोसेस अभी भी वही है कि जो द रिमूवल विल बी बेस्ड अपॉन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल सुप्रीम कोर्ट के जैसे होगा, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको आप अगर रिमूव करना चाहते हो तो दैट कैन बी डन by on the recommendation of the chief election commissioners. So all these things are important. I hope you got clarity. यहाँ पे कैफेटेरिया बनाया जाएगा बर्ड्स के लिए, जो कि ऑयल स्पिल हिट क्रीक में है। तो ये कौन सी क्रीक की हम बात कर रहे हैं? एन्नोर क्रीक की हम बात कर रहे हैं। एन्नोर क्रीक जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, और यहाँ पर ऑयल स्पिल के कारण जो बर्ड्स आती हैं और जो परेशान हो रही हैं, तो उनको क्या किया जाएगा कि दे विल बी ट्रैप्ड एंड आफ्टर दैट दे विल बी लेफ्ट एट अ कैफेटेरिया बनाया जाएगा ताकि इन बर्ड्स को ईजिली खाना मिल सके एंड ऑल। तो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो लास्ट पेज में देखें तो रिसर्चर्स पेटेंटिंग अ न्यू ट्रीटमेंट फॉर निकोटीन एडिक्शन। अब जो यहाँ पे कुछ रिसर्चर्स हैं, कहाँ के रिसर्चर्स हैं? द रिसर्चर्स आर बेसिकली फ्रॉम योर श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है ना। श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, दे हैव डेवलप्ड अ डिजॉल्वेबल फिल्म कंटेनिंग विटामिन सी। एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई है, फिल्म मतलब ये ऐसे मतलब नॉर्मल ऐसा इस तरह की पेपर फिल्म होगी, है ना, और ये डिजॉल्व हो जाएगी, डिजॉल्वेबल रहेगी, और ये विटामिन सी रहेगा इसके अंदर, विटामिन सी रहेगा इसके अंदर, जो कि क्या करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो मतलब एस्कॉर्बिक एसिड इन दिस, जो आपके अंदर ये विटामिन सी, ये इसके अंदर जो एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा, ये कोटिनाइन, या आपके अंदर एक सब्सटेंस होता है कोटिनाइन, मतलब कि जब अपन निकोटीन कंजम्पशन करते हैं ना, तो वो भी बॉडी के अंदर कोटिनाइन के फॉर्म में ही स्टोर रहता है, ठीक है ना। तो आपने जो निकोटीन कंजम्पशन किया होगा आपकी बॉडी में कोटिनाइन के फॉर्म में होगा, तो उस कोटिनाइन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? उसको कन्वर्ट कर देगा निकोटीन में कन्वर्ट करेगा। तो याद रखिएगा ये जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, ये कोटिनाइन को कन्वर्ट करेगा किसमें? निकोटीन में। तो अभी देखो क्या होता था कि अभी अगर आपको देखा होगा आपने कि जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वो निकोटीन पैचेस यूज़ करते हैं और इस तरीके से, तो निकोटीन पैचेस यूज़ करने पे भी आपके बॉडी में एडिशनल निकोटीन तो जा ही रहा है ना, आप एडिशनल निकोटीन लेते जा रहे हो। अब ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है कोटिनाइन है उसी को साइकिल में टर्न करता रहेगा, निकोटीन में कन्वर्ट करता रहेगा। तो आप एडिशनल नहीं ले रहे हो, है ना, प्लस आपकी जो उस समय तलब है वो भी चली जा रही है ना। तो जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ हैं, निकोटीन पैचेस हैं, या लोजेंजेस हैं, तो इन सारे जो है इनसे बेटर ये ट्रीटमेंट है, एंड इसी को अभी पेटेंट किया जा रहा है फॉर द निकोटीन एडिक्शन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। You can move ahead with me.
रेटिंग फर्म्स बायसेस रेज डेवलपिंग नेशंस फंडिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे सीई जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अनंत नागेश्वरम, उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक कहना ये है कि जो ये रेटिंग एजेंसीज़ हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, फिच हो गया, मूडीज़ हो गए, उनकी रेटिंग जो होती है कई बार बायस बेस्ड रहती है। मतलब कि कंट्रीज़ के लिए इन्होंने जो बायस बना लिया है उसको चेंज नहीं कर पाते हैं, भले वो कंट्रीज़ कितना ही डेवलपमेंट ना कर ले, लेकिन ये जो रेटिंग एजेंसीज़ हैं ये बायसेस के साथ ही अपनी रेटिंग रिलीज़ करती हैं। इस कारण से होता क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको झेलना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, उनको झेलना ही पड़ेगा। क्यों झेलना पड़ेगा? क्योंकि दे विल उनको फंड लेने में प्रॉब्लम होगी, फंड रेज करने में प्रॉब्लम होगी, एंड इसके बाद क्या होगा, उनकी बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। देयर बोरोइंग कॉस्ट विल इंक्रीज एंड दे विल हैव टू बियर द ब्रंट ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑथर ने कही। इसके अलावा ऑथर ने इंडिया के स्टैटिस्टिक्स बताया कि हमारी रेटिंग अभी भी BBB- है ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर्स, डिस्पाइट आवर इकोनॉमी क्लाइंबिंग फ्रॉम 12th लार्जेस्ट इन 2008। 2008 में हम 12th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, 2023 में अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट स्टिल आवर रेटिंग इज BBB-। व्हाट डज दैट शो? ये शो करता है कि अभी भी हमारे अगेंस्ट जो बायस लेकर के ये एजेंसीज हैं वो अभी भी चल रही हैं, एंड देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट चेंज नीड टू बी डन। उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। Next news item is missing for 42 years. Namdafa flying squirrel resurfaces in Arunachal Pradesh. तो नामदाफा फ्लाइंग स्क्विरल हैज़ resurfaced in अरुणाचल प्रदेश। नामदाफा खुद अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होगा। एंड ये जो नामदाफा आपका फ्लाइंग स्क्विरल है एक नॉक्टर्नल है, यानी कि नाइट में जागने वाली स्पीशीज़ है, एंड आर्बोरियल है, पेड़ों पे रहने वाली स्पीशीज़ है। आर्बोरियल प्लस नॉक्टर्नल दोनों लिख लेना। फ्लाइंग स्क्विरल हैव रीसर्फेस्ड आफ्टर 42 ईयर्स, मतलब 42 सालों से नहीं देखा गया था वहाँ पे। इसका साइंटिफिक नेम है विश्वा मोयोप्टेरस विश्वासी, एंड इसको 1981 में लास्ट देखा गया था। एंड नामदाफा टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर ही देखा गया था। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसके अलावा रेड जायंट फ्लाइंग स्क्वायरल भी यहाँ पर है, इसको बोलते हैं पेटाउरिस्टा, 2 बार पेटाउरिस्टा याद रखेगा। रेड जाइंट फ्लाइंग स्क्विरल भी यहाँ पर है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। WHO प्री क्वालिफाइज अ मलेरिया वैक्सीन बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो WHO ने प्री क्वालिफाई कर दिया है एक नई मलेरिया वैक्सीन को जिसका नाम है R21 मैट्रिक्स M, ठीक है ना, R21 मैट्रिक्स M, डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। डेवलप किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड इसको प्री क्वालिफाइड उसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। एंड R21 वैक्सीन विल बी द सेकेंड मलेरिया वैक्सीन प्री क्वालिफाइड बाय द WHO। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी एज अ टूल टू प्रिवेंट मलेरिया, स्पेशली इन द चिल्ड्रन, है ना। एंड मलेरिया आप सबको पता ही कि एक मतलब पैरासाइट के कारण होता है, जो कि आपका प्लाज्मोडियम पैरासाइट है। जो वेक्टर जो उसमें होता है वो मॉस्किटो होता है। मलेरिया एज अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, मॉस्किटोज के द्वारा फैलती है, एंड बहुत ज़्यादा बर्डन है स्पेशली इन अफ्रीकन रीजन जहाँ पे मलेरिया के कारण काफ़ी डेथ्स होती हैं, है ना। एंड दैट नीड्स टू बी प्रिवेंटेड, कंट्रोल्ड। तो उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। अंडर न्यू लॉ डॉक्टर्स फेस 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा भारतीय न्याय सेकंड संहिता बिल 2023 है उसमें अभी हालांकि अमित शाह जी ने कहा था कि डॉक्टर्स को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे फॉर एनी डेथ ड्यू टू अनइंटेंशनल डेथ, लेकिन जो क्लैरिटी आई है उसको पढ़ने के बाद वो ये आई है कि जो संहिता है वो ये कहती है कि हूसोएवर कॉजेज डेथ ऑफ एनी पर्सन बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि मर्डर अगर नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, बट अगर अपने नेग्लिजेंस या रैश एक्ट के कारण अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की डेथ का कारण बनता है, देन दैट शैल बी पनिश्ड विद अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन।
अब ये 5 ईयर का है, लेकिन साथ ही साथ उस सेक्शन में ये भी लिखा गया है कि इफ सच एक्ट इज रजिस्टर्ड इज डन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब कि डॉक्टर, RMP जिसको बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वाइल परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर, देन he shall be punished with imprisonment of either a description for a term which may extend to 2 years। ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 ईयर्स तक के, मतलब कि थोड़ा कम पनिशमेंट है नेग्लिजेंट या रैश एक्ट के कारण अगर डॉक्टर है तो, लेकिन पनिशमेंट तो है अभी भी, ऐसा नहीं है कि पनिशमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड। सो अब बात चल रही है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 की। व्हाट इज दिस न्यू पोस्ट ऑफिस बिल 2023? एंड ये पार्लियामेंट ने पास कर लिया है पोस्ट ऑफिस बिल 2023 एंड इट विल रिप्लेस द कॉलोनियल एरा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ 1898। 1898 का इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट है, उसको रिप्लेस करेगा ये। ठीक है ना, एंड दिस इज द अटेम्प्ट टू इंश्योर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट एज अ मैसेंजर सर्विस एंड एज अ प्रोवाइडर ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये एक इंपॉर्टेंट है, जो टर्म्स यहाँ पे ऑथर ने लिखे हैं मैं बता दूँ। इट हैज़ अलाउड द इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड वाया पोस्ट ऑन ग्राउंड्स सच एज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी और कंट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द बिल और एनी अदर लॉज। तो सिंपल सी बात है कि जो बिल है वो अलाउ करता है इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल्स ट्रांसमिटेड वाया पोस्ट, है ना। And officer in charge appointed by the union government is empowered to intercept, open और detain any postal article, है ना। वो इंटरसेप्ट कर सकता है, ओपन कर सकता है, खोल के देख सकता है, डिटेन कर सकता है किसी भी पोस्टल आर्टिकल को ऑन द एफोरमेंशनड ग्राउंड, जो मैंने ऊपर आपको ग्राउंड बताया ना, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी, पब्लिक सेफ्टी, फॉरेन रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इन ग्राउंड्स पर कर सकता है। यूनियन गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कैन एम्पावर एनी ऑफिसर ऑफ द पोस्ट ऑफिस to deliver a postal article suspected or containing any prohibited items to the customs authority। यूनियन गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को एम्पावर कर सकता है कि भैया अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल जो है सस्पेक्टेड है तो उसको कस्टम अथॉरिटी, कस्टम डिपार्टमेंट को दे दो और आपके अगेंस्ट कोई केस भी नहीं होगा। इसके अलावा देयर आल्सो नो ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज स्पेसिफाइड अंडर द बिल एक्सेप्ट वन। केवल एक ही पेनल्टी या इसमें पनिशमेंट इसके अंदर है, दैट इज अमाउंट नॉट पेड बाय द यूजर, एंड उसको रिकवर किया जाएगा एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। देन 1898 एक्ट में ऑफेंसेस थे जैसे थेफ्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स एंड अदर, जिसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स था। बट सच ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैव सब्सिक्वेंटली बीन रिमूव्ड, याद रखिएगा। एंड नाउ देयर इज ओनली वन, जो मैंने आपको बताया, फीस नॉट पेड। ठीक है, एंड अपोजिशन लीडर्स ये कहना है कि भैया लॉ जो है वो क्लियर नहीं है कि क्या ग्राउंड्स हो गए इंटरसेप्शन के। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी लिख दिया आपने, बट व्हाट विल क्वालिफाई एज इमरजेंसी ये नहीं बताया। सो दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी चीज़ जो अपोजिशन का कहना है वो ये कहना है कि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट है, राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। इसके अलावा इंटरसेप्शन जो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर करेगा ऑथराइज्ड बाय द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें भी कई कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि भैया क्लैरिटी नहीं कि इन ऑफिसर्स को कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, क्या उनका बैकग्राउंड रहेगा, क्या उनकी पोस्ट रहेगी। एंड ऑब्वियसली बात है, आप उनको इतनी बड़ी पावर दे रहे हैं कि आप वो ओपन कर सकते हैं पोस्ट को, डिटेन कर सकते हैं पोस्ट को, इंटरसेप्ट कर सकते हैं किसी शिपमेंट को, तो ऑब्वियसली बात है उसके क्राइटेरिया भी डिसाइड करने ज़रूरी थे बिल में। तो ये क्लैरिटी जो है वो मिसिंग है कहीं ना कहीं। पहले जो एक्ट था 1898 का इंडियन पोस्ट एक्ट था, जिसमें भी इंटरसेप्शन उसमें भी था, उसमें ग्राउंड था पब्लिक इमरजेंसी का, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज देयर। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये इंटरसेप्शन आया है, पहले भी इंटरसेप्शन का प्रोविज़न था। और ऑथर ने कहा कि जो नए जजमेंट्स हैं, स्पेशली केस पुट्टस्वामी 2017, जिसने कि राइट टू प्राइवेसी को कहा है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको राइट टू प्राइवेसी भंग करनी, इंटरफेयर करना है, तो उसमें 4-5 रिक्वायरमेंट्स है। पहली लीगैलिटी, यानी कि मेजर इज ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट, किसी स्टैट्यूट के थ्रू ही आप करें। दूसरा उसमें लिखा है लेजिटिमेट गोल, मतलब कोई पर्पस होना चाहिए जिसके लिए आप इंटरफेयर कर रहे हैं।
प्राइवेसी से। तीसरा है सूटेबिलिटी, यानी कि मेजर्स जो हैं वो मीनिंगफुल स्टेप्स होने चाहिए टुवर्ड्स अचीविंग अ पर्पस, प्रॉपर पर्पस। एंड फोर्थ इज नेसेसिटी, यानी कि मेजर इज़ द बेस्ट राइट रिस्ट्रिक्टिव मेजर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अलावा आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है लेकिन आप फिर भी ये कर रहे हो। आपके पास जो मेजर यूज़ करें वो बेस्ट मेजर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं, ठीक है ना। देन प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि मेजर और आपका रिजल्ट दोनों में एक प्रपोर्शन होना चाहिए, अंतर नहीं होना। देन इसके अलावा प्रोसीजरल सेफगार्ड, इसका मतलब है कि जो अगर आप इंटरफेयर कर भी रहे हो तो भी आपको ये देखना है कि उसके प्राइवेसी को आप गार्ड रेल करें और बाकी जगहों पे ना करें। जैसे ऑल दिस थिंग्स आर देयर, यू शुड नॉट हैव अ फ्री पास, देयर शुड बी मतलब एक प्रॉपर चेक होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। तो ऑथर ने यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि एब्सोल्यूट लैक ऑफ सेफ गार्ड्स है इस बिल में। यूनियन गवर्नमेंट तो बिल्कुल एक तरीके से उन्होंने कहा कि कोई सेफ गार्ड नहीं है यूनियन गवर्नमेंट की पावर पे इस पे। जैसे पहले ही होता था कि आपको रिटर्न में देना पड़ता था कि आप क्यों इंटरसेप्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड इन राइटिंग, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, व्हाई इज इट बीइंग डन। बट ये सारी चीज़ें अब हटा दी गई हैं। देन दैट इज़ द व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर कि यहाँ पे ये चीज़ गलत है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट इज़ आई थिंक इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप एक लास्ट न्यूज़ देख लो। बेंगलुरु एयरपोर्ट विंस अवार्ड एट यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सेलिस। तो प्रिक्स वर्सेलिस एक्चुअली वे फ्रांस में जो एक अवार्ड सेरेमनी होती है, एंड इसमें आर्किटेक्चरल जो ब्यूटीज़ हैं उनको उसमें कुछ नया इनोवेशन किया गया हो, या ड्राइवर ऑफ अ कल्चरल ड्राइवर हो, या क्रिएटिविटी हो, रिफ्लेक्शन ऑफ लोकल हेरिटेज हो, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे जजेस ने कैंप गोवड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स एंड हैज़ बीन अवॉर्डेड स्पेशल प्राइज फॉर इंटीरियर्स एट द यूनेस्कोस 2023 प्रिक्स वर्सेलिस। याद रखिएगा यूनेस्को एंड प्रिक्स वर्सेलिस, तो याद ही रखेगा। तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।